आज हम अध्ययन करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर भारत का उत्तरी विशाल मैदान। अब तक हमने अध्ययन किया था भारत की जो टोपोग्राफी थी, भारत की जो मुख्य भूमि थी और उसका भौतिक स्वरूप हमने अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे भारत का उत्तर का विशाल मैदान। विश्व के महान या सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो मैदान है उनमें से भारत का एक उत्तरी मैदान भी आता है। ये जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी की जो घाटी है, यहाँ तक ये विस्तृत है। अलग अलग प्रदेशों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है और इसका ढलान जो है अलग अलग प्रदेशों में ढलान की जो वैल्यू है वो भी अलग अलग आती है। भारत के जो उत्तरी मैदान का जो निर्माण है ये प्राचीन समय से एक साइंस का विषय रहा है। बहुत से विद्वानों ने यहाँ पर, स्वेस नाम का विद्वान है, बुरार्ड है, उन्होंने इसका अध्ययन किया है और इसके बारे में प्रयास किया है बताने का कि किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। वैसे तो कोबर की भूसंती सिद्धांत में अवतलन सिद्धांत हुआ, एक अवतलन सिद्धांत था, और दूसरा हैरीहेस एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो दी थी, उन्होंने जो बताया था कि जो टैथिस जो सागर था, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के जो टकराने से जो प्लेटें टकराई उसकी वजह से एक खाई बनी थी और उस खाई की वजह से जो ये हिमालय से उतरने वाली नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा जो ऊपर से अपर्दन करके लाया गया जलोढ़ था उसको यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया गया और एक लंबे समय प्रोसेस के बाद क्या हुआ, हिमालय के उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। लेकिन आज भी बहुत से जो विद्वान हैं इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं कि इसका, क्योंकि उसमें क्या है, निर्माण का जो ढाल है और ढाल के साथ साथ एक चीज़ और आती है निकल के, इसकी जो संरचना है वो कहीं कहीं क्या है, काफ़ी विभिन्नता लिए हुए है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है कि जो कोबर की भूसंती है और हैरीहेस के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत था उसको सबसे ज़्यादा मान्यता फिलहाल तक दी जा रही है। तो ये जो मैदान है, यहाँ पर सबसे बड़ी जो नदी है हमारी पश्चिम में, अब 1947 से पहले इंडिया और पाकिस्तान एक थे, तो हमारा जो देश है यहाँ पाकिस्तान तक पहुँचा हुआ था। पाकिस्तान का जो पार्ट है इंडिया में ही था, तो वहाँ से सिंधु नदी से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी तक के मैदान को भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। ये पाकिस्तान और इंडिया को मिलाते हैं तो कितना हो जाता है भाई, 3200 किलोमीटर। भारत और पाक के दोनों को मिलाकर बात करें तो कितना उत्तरी विशाल मैदान 3200 किलोमीटर हो जाता है। इंडिया की अगर स्पेसिफिक बात करें तो कितना, 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और ये किसके समांतर, हिमालय पर्वत के समांतर ही फैला हुआ है। सतलुज नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक इंडिया में और सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक भारत और पाकिस्तान में ये मैदान की लंबाई है। इसकी चौड़ाई, पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है और पूर्व में इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। भारत के उत्तरी मैदान की जो चौड़ाई है पश्चिमी हिस्से में क्या है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है और पूर्वी भाग में क्या है, इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। इसके पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पर पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ पर क्या है, एक समतल मैदान है। सिर्फ एक अरावली पर्वत, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वही इसको क्या कर देती है, राजस्थान का जो पार्ट है, पश्चिमी पार्ट, यहाँ पे इसको थोड़ा सा संकीर्ण करती है। बाकी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल आता है, बीच में झारखंड का पार्ट आता है, यहाँ तक का इसका पार्ट क्या है, काफ़ी चौड़ा पाया जाता है। ये करीबन 150 किलोमीटर से लेके 350 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। और इसका जो ढाल है कहाँ से कहाँ तक है, इसका ढाल उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर के विशाल मैदान की जो ढलान है वो किस तरफ है, कहाँ से कहाँ है, कहाँ से है वो, उत्तर पश्चिम से लेके कहाँ पर, दक्षिण पूर्व की ओर है। ये किसकी बात करें, पश्चिमी पार्ट की बात करते हैं। जब पूर्वी पार्ट की बात करेंगे तो उसका ढलान क्या हो जाएगा,
उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पूर्व, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से कहाँ, पश्चिम की तरफ बह रही है, और ये नदियाँ कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है। दोनों कहाँ जा रही है, दक्षिण की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये कहाँ तक, सिर्फ जो बांग्लादेश है, इंडिया की लास्ट सीमा कौन बनाता है, बांग्लादेश के साथ में पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल तक की जो सीमा है, यहाँ तक ये क्या आता है, इसका ढलान कहाँ है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण में पूर्व की तरफ। ठीक है, और इसका ढलान की अगर बात करें, इसके ढलान की, तो कहाँ से कहाँ जाती है ये, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर। पश्चिम में नहीं, ये दक्षिण में जाती है। ये क्या है, उत्तर पूर्व का पार्ट है, और कहाँ जा रहा है, ये कौन सा पार्ट है, उत्तर का ही पार्ट है, कौन सा पूर्वी भाग है, और जहाँ कहाँ रही है, दक्षिण की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये ढलान की बात आती है। ये नदियों के द्वारा, सभी विद्वानों ने अपने अपने मत तो दिए, लेकिन क्या बताया गया कि इस मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ है, नदियों द्वारा जो भी मटेरियल अपरदित करके नीचे की तरफ लेके आया गया, उसको यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया गया है। ठीक है ना, तो किसका निर्माण होता है, विशाल मैदान का निर्माण होता है। और ये भारत के किस हिस्से में पड़ता है, उत्तरी हिस्से में पड़ता है, तो इसको क्या कहते हैं, उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। इसको भारत का मैदान भी कहते हैं। इसको सिंध, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रीजन भी कहा जाता है। इसके बीच के जो भाग, जहाँ से गंगा निकलती है, वहाँ से लेकर के और पश्चिमी बंगाल तक के भाग को क्या कहते हैं, गंगेटिक प्लेन, ग्रेट गंगेटिक प्लेन भी कहा जाता है। फिर उसके बाद ग्रेट जो गंगेटिक प्लेन है, उत्तरी गंगा का जो मैदान है, इसको आगे 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। ये ऊपरी गंगा का मैदान है, उसके बाद मध्य गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान आता है, या निचला गंगा का मैदान इसे कहा जाता है। इधर पूर्व में असम का मैदान आता है, मेघालय का मैदान है ये, और अरुणाचल प्रदेश से नीचे उतरते ही किसका, ये असम का ही मैदान कहलाता है। अलग अलग स्टेट में इसकी दूरी अलग अलग है। अब इसके ढलान, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो भारत का उत्तरी गंगा का जो मैदान है, इसका ढलान की रेंज क्या है, इसका ढलान किस हिसाब से बढ़ रहा है। तो ये क्या है, पर किलोमीटर कितना है, 15 सेंटीमीटर। जब यहाँ दिल्ली से आगे निकलते हैं, तो दिल्ली से इसका ढलान क्या, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी पे कितना, 15 सेंटीमीटर ये नीचे चला जाता है। और लास्ट में कहाँ विलीन हो जाएगा, ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाता है, और पश्चिम बंगाल में चला जाता है। बाद में ये बांग्लादेश होते होते कहाँ पहुँच गया, बंगाल की खाड़ी में पहुँच गया है। और यहाँ पर इसके सबसे निचले जो पार्ट में क्या पाए जाते हैं भाई, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका भी ये अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ इसका, इस मैदान का टोटल एरिया कितना हो गया अभी, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना हो गया है ये, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत का उत्तरी विशाल मैदान अवस्थित है, फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई जो है, इस मैदान का पूर्व से पश्चिम में अगर देखते हैं तो लंबाई कितनी होगी है, 3200 किलोमीटर है। क्योंकि सिंधु नदी से लेकर के कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक देखते हैं तो कितनी है, 3200 किलोमीटर, और इंडिया में कितनी, 2400 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई पाई जाती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या भी पाई जाती है। यहाँ सघन जनसंख्या पाई जाने का कारण क्या है, मिट्टी उपजाऊ है, जल की उपलब्धता है, और दूसरा कारण जल की उपलब्धता। तीसरा कारण क्या हो गया है, ये मैदान समतल है। जहाँ मैदान समतल होगा, भूमि कृषि योग्य होगी और जल की उपलब्धता होगी, तो जनसंख्या क्या होगी, अत्यधिक पाई जाएगी। सघन बसाव का ये अक्षेत्र है। ठीक है ना। उसके बाद उत्तरी जो मैदान है, इसको मुख्य 3 भागों में बांटा जाता है भाई। ये जो उत्तरी मैदान, इसको मुख्य 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला किसका मैदान आता है, पंजाब का मैदान आता है। पंजाब के मैदान का जो पार्ट है, सिंधु नदी से लेके कहाँ तक पहुँच गया है, यमुना नदी तक आ गया है।
पंजाब का जो मैदान है कहाँ से कहाँ तक, सिंधु नदी से लेके यमुना नदी तक आता है। यमुना नदी एक ऐसी नदी जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की क्या बनाती है भाई, नेचुरल सीमा बनाती है। सीमा तो बनाती है, लेकिन कौन सी सीमा बनाती है, दो सीमाएं हैं। एक मैन मेड सीमा होती है जिसने मानव ने इसका निर्धारण किया है, और एक नेचुरल सीमा होती है जिसका प्रकृति ने निर्धारण किया है। तो कौन सी सीमा बनाती है, ये प्राकृतिक सीमा बनाती है, नेचुरल सीमा बनाती है। और ये सिंधु नदी से लेकर के कहाँ तक, यमुना नदी तक, ये भारत का क्या कहलाता है, पंजाब का मैदान कहलाता है। ठीक है। और पंजाब के मैदान की यहाँ पर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज इत्यादि नदियाँ हैं जो कहाँ से कहाँ बहती है भाई, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से कहाँ बहती है, दक्षिण की तरफ जा रही है, कौन से हिस्से में, पश्चिम में। ठीक है ना। और इनके बीच में क्या पाया जाता है, दो नदियों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, ये जो क्षेत्र बच गया, दो नदियों के बीच का क्षेत्र बच गया, इसको क्या कहते हैं, दोआब कहा जाता है। दो आब, ये दो दोआब है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है, दो, और दूसरा शब्द क्या है, आब। और आब से क्या अभिप्राय होता है भाई, आब होता है जल। आब को क्या कहते हैं, जल। ये अरबी भाषा का शब्द है आब। आब से अभिप्राय क्या है, जल होता है। तो दो आब मतलब दो नदियों के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाएगा, दोआब कहलाएगा। हम उसको क्या कहेंगे, दोआब कहेंगे। ठीक है। अब पंजाब जो है, यहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है, इसीलिए ये क्या है, पंजाब नहीं है कि यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, पंजाबी, इसीलिए ये क्या है, पंजाब है, नहीं। ये क्या है, पंज प्लस क्या है, आब है। मतलब जिसके अंदर 5 नदियां बह रही है, उनके बीच का जो भाग बच गया वो क्या कहलाएगा, पंजाब कहलाएगा। और इसका मोस्टली पार्ट कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में चला गया है। पाकिस्तान में सबसे पहले देखो ये सिंधु नदी है। 5 नदियों में कौन कौन आता है, झेलम आती है, रावी आती है, चेनाब आती है, व्यास आती है, सतलुज आती है। ये 5 नदियों के बीच के पार्ट को क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं। न कि पंजाबी बोलते हैं इसलिए इसको पंजाब कहते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक टर्म के रूप में चलता है कि ये, ठीक है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ जो है हिमालय से निकलती है और कहाँ जाती है भाई, ये अरब सागर में गिरती है। और गंगा की जो सहायक, गंगा और गंगा की सहायक जो नदियाँ हैं वो कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इनके बीच में कौन अवस्थित हो गया है, किसका निर्माण हो गया है, विशाल मैदान का निर्माण हो गया है। ठीक है ना। तो राजस्थान का जो मैदान है, अब राजस्थान आज इंडिया का पार्ट ये राजस्थान है, लेकिन कुछ पार्ट कहाँ है इसका, बलूचिस्तान का एक पार्ट है, इसके ऊपर का जो भाग है भाई, ये किस में ये कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में चला गया है। ये भी क्या है, किसका भाग है, ये भी तो सिंधु नदी के द्वारा निर्मित किया गया है ये मैदान भी। तो ये मैदान जो है अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग और अरावली पर्वत का पूर्वी भाग, ये 2 भागों में डिवाइड हो गया है। किसकी वजह से, अरावली पर्वत की वजह से। ठीक है ना। तो अरावली जो पर्वत है, यहाँ से इसके पश्चिमी भाग में एक नदी निकलती है भाई, सबसे बड़ी नदी है जो राजस्थान की, क्या नाम उसका, लूनी नदी। इसकी लेंथ कितनी है, 495 किलोमीटर। और ये क्या है, एक मौसमी नदी है। जब ये मौसम के अनुसार जब चलती है तो कच्छ के रण में पहुंच जाती है, लेकिन जब यहाँ बारिश कम होती है तो क्या होता है भाई, क्योंकि राजस्थान का कौन सा पार्ट है, राजस्थान कौन से भाग में आता है, सेमी एरिड जोन में आता है, शुष्क और अर्ध शुष्क। ये शुष्क प्रदेश है जहाँ बरसात क्या होती है, 15 सेंटीमीटर बस। एक वर्ष में यहाँ सिर्फ 15 सेंटीमीटर ही बरसात हो पाती है, इसलिए क्या है, ये शुष्क प्रदेश है। और इसके नीचे वाले भाग क्या कहलाते हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश, जहाँ पर 15 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वो क्या कहलाते हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश कहे जाते हैं। यहाँ पर मौसमी नदियाँ पाई जाती है, जो नदियाँ क्या होती है, रेत के अंदर ही विलीन हो जाती हैं। और यहाँ विलीन होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जिनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। बालू का स्तूप क्या कहते हैं, हम हमारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसको, वही हैं टिल्ले कहते हैं, या तो उसको टिब्बे कहते हैं, है ना।
इनकी जो ऊंचाई है वो क्या होती है, इनकी ऊंचाई 10 मीटर से लेके 30 मीटर तक, 10 मीटर से लेकर के 30 मीटर मैक्सिमम, 30 मीटर में कितना हो गया है, 90 फीट हो गया है। 90 फीट तक की ऊंचाई इन टीलों की पाई जाती है। कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। राजस्थान क्या एक तरंगित मैदान है। तरंगित मैदान किसे कहते हैं भाई, अब तरंगे पता है किसे कहते हैं, लहरों को तरंगे कहते हैं। राजस्थान का मैदान कैसा हो गया है, तरंगित मैदान है। जैसे इस प्रकार से आपको यहाँ पर टीले नज़र आएंगे भाई, एक सीक्वेंस में देखोगे आप, मूवी में दिखाया जाता है, कई बार आप वीडियोग्राफी में देखते हो, कई बार ये हमारी जो फोटोग्राफी में दिखाया जाता है, क्या है, तरंगित मैदान। तरंगों के रूप में कुछ चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, उनको कहते हैं तरंगित मैदान कहते हैं। तो बालू का स्तूप यहाँ बिखरे हुए होते हैं, इनकी एक श्रेणी पाई जाती है सीक्वेंस में। और इनकी ऊंचाई क्या होती है, इनकी चौड़ाई ज़्यादा है, ऊंचाई कम है, क्योंकि हवाओं का जो प्रभाव है कहाँ तक रहता है, नीचे पृथ्वी की सतह के जो नीचा जो भाग है, निचला जो भाग है, यहाँ हवाओं का सबसे ज़्यादा कटाव होता है। इसलिए ये क्या करते हैं, इसलिए इनकी ऊंचाई, इनकी जो ऊंचाई है क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। इसमें एक चीज़ और पाई जाती है, ये जो रेत के बालू का स्तूप है, टीले हैं, अर्धचंद्राकार आकृति में पाए जाते हैं। किस आकृति में पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार। अब अर्धचंद्राकार आकृति कैसी होती है, इस प्रकार की है ना। अब ये आकृति किस प्रकार बनती है, क्या रीजन हो सकता है ये आकृति बनने का, क्योंकि इधर से चलने वाली हवाएं जब आती है यहाँ से यहाँ, तो क्या करती है, इसके बीच के भाग को यहाँ से उठा करके आगे डाल देती है, और ये भाग एज इट इज बने रहते हैं। जब हम रेत की को ढेरी बनाते हैं, उसमें बीच में हवा जब डालेंगे तो क्या होगा, ये बीच का पार्ट आगे आ जाएगा और ये भाग एज इट इज बना रहेगा। ये कल करके देखना एक्सपेरिमेंट भी, ठीक है ना। तो ये अर्धचंद्राकार आकृति इस प्रदेश की खासियत है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये पंजाब के मैदान के बाद, पंजाब कहाँ से, पाकिस्तान के अंदर है, पंजाब के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, और कौन से, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भाग को क्या कहते हैं हम, पंजाब का मैदान कहते हैं। दूसरा, उसके बाद दूसरा जो पार्ट है इसका, कौन सा पार्ट आ गया है, गंगा का मैदान आता है। हम विशाल मैदान की बात करते हैं तो इसमें तीनों चीज़ आएंगी, सिंधु नदी का मैदान भी आएगा, गंगा का मैदान भी आएगा, और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी आएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं अब, गंगा के मैदान की। सिर्फ गंगा के मैदान की बात करेंगे, जो जहाँ से गंगा नदी निकलती है, जब नीचे की तरफ प्रवेश करती है तो कहाँ पहुँच जाती है, ये कहाँ तक बहती है, इंडिया में पश्चिमी बंगाल तक बहती है ना। उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है। तो यहाँ तक के मैदान को क्या कहेंगे, गंगा का मैदान कहा जाता है। और गंगा अकेली नदी नहीं है इसका निर्माण करने वाली, ये गंगा की सहायक नदियों द्वारा भी इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। तो उत्तरी भाग में कौन कौन नदियाँ आके मिलती है, नीचे के भाग से कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है, ये डिस्कस करेंगे। इसके गंगे के जो गंगा का नदी का निर्माण किया, गंगा कहाँ से निकलती है, इसका जो क्षेत्र, प्रवाहित क्षेत्र है वो स्टडी करेंगे, तब इसका पूरा कंप्लीट अध्ययन करेंगे। तो अभी सिर्फ हम मैदान की बात कर रहे हैं। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान। सबसे ऊपर गंगा का मैदान, यानी उत्तराखंड में जब गंगा निकलती है, ये पहाड़ी क्षेत्र आ गया, पहाड़ी और पठारी प्रदेश है। यहाँ से जब गंगा मैदान में प्रवेश करती है, गंगा मैदान में किस क्षेत्र में प्रवेश करती है, हरिद्वार के पास। हरिद्वार से पहले पहाड़ियाँ हैं, हरिद्वार जैसे ही हरिद्वार से आती है तो किस में प्रवेश करती है, ये मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है। वहीं से इसके मैदान का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और कहाँ तक जाती है ये, जहाँ तक हमारा घाघरा नदी तक, जहाँ तक घाघरा नदी मिलती है वहाँ तक के मैदान को कौन सा भाग कहते हैं, इसका गंगा का ऊपरी मैदान कहलाता है, ठीक है। और घाघरा नदी से लेकर के वाराणसी यहाँ तक जाएंगे तो गंगा कौन सा मैदान कहलाता है, फिर ये बिहार के अंदर गया तक के पार्ट को क्या कहते हैं, इसे गंगा का मध्य मैदान कहलाता है। और पटना से और इससे आगे लेकर के पश्चिम बंगाल में जब बहती है, ये इसको क्या कहते हैं, गंगा का निचला मैदान कहलाता है, ठीक है। गंगा के मैदान की टोटल जो लेंथ है वो कितनी होगी है भाई, कितनी लंबाई है, 1400 किलोमीटर। गंगा का जो मैदान है ये कितना, इसकी लंबाई कितनी है, लगभग
1400 किलोमीटर के अंदर ये विस्तृत है गंगा का मैदान। पूरे भारत का मैदान हमने पढ़ा था कितना है, 2400 किलोमीटर है, और सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्र का टोटल कितना है, 3200 किलोमीटर है। ठीक है, और इस मैदान में कुछ दोआब पाए जाते हैं, यहाँ पर भी जो इसको क्या करते हैं भी, कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, कुछ छोटे छोटे पठार हैं, उनके द्वारा इसको अलग कर दिया गया है। ठीक है ना। तो तीसरा इसमें भाग कौन सा आता है भाई, ब्रह्मपुत्र का मैदान आता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ से शुरू होता है भाई, अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है अरुणाचल प्रदेश में शुरू होता है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही ये नदी प्रवेश करती है तो क्या एक गहरे खड्ड का निर्माण करती है, तो वहाँ क्या है, मैदान नहीं है। इसका मैदान कहाँ शुरू होता है, असम से शुरू होता है। असम में जब एंट्री करती है तो क्या आता है, मैदानी भाग शुरू हो जाता है, और कहाँ तक आता है, ये मेघालय के उत्तरी पश्चिमी भाग तक ये विस्तृत है। तो ये क्या कहलाती है भाई, यहाँ पर धुबरी है। धुबरी एक स्थान का नाम है। ये यहाँ पर आता है हमारा तिनसुकिया से लेकर के धुबरी तक का जो पार्ट है, ये कौन सा मैदान कहलाएगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। और ये कहाँ से कहाँ बहती है हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर ये जो नदी है जब इस क्षेत्र में आती है तो जो इक्वल एरिया होता है, जो समतल मैदान होते हैं, जब नदी उसमें प्रवेश करती है तो क्या होता है, नदी के अंदर अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, जल लोड होता है। दुनिया की सबसे ज़्यादा जल लोड वाली नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ये किसने पूछा गया है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जल लोड वाली नदी कौन सी हो गई है, ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मटेरियल है, जब ये नदी यहाँ पर बहती है तो क्या होता है, जहाँ पर इक्वल एरिया आ जाता है, नदी अपने जल लोड को आगे नहीं बढ़ा सकती, वो क्या करती है, डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। जैसे ही डिपॉजिट करना शुरू करती है तो किसका निर्माण होता है भाई, द्वीपों का निर्माण होता है, जिसको नदी द्वीप कहा जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली है, जो कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है। और किस नदी में पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है। अब भौतिक आकृतियों को अगर इसकी देखें तो उत्तरी विशाल मैदान को 3 भागों में, अब हमने जो स्टडी किया ये क्या था, इसका प्रादेशिक अध्ययन है। अब हम जो स्टडी कर रहे हैं ये प्रादेशिक अध्ययन है, और अब इसका अध्ययन करते हैं, भौगोलिक अध्ययन भी हो सकता है इसका भौगोलिक अध्ययन भी किया जाता है। सबसे पहले गंगा का जो मैदान है उसमें किसका निर्माण होता है भाई, भाबर प्रदेश का, भाबर प्रदेश का निर्माण होता है। दूसरा किसका निर्माण होता है, तराई प्रदेश का। तीसरा किसका निर्माण होता है, तीसरा जो निर्माण है वो क्या कहलाता है इसका, बांगर प्रदेश। और चौथा क्या कहलाता है इसका, चौथे भाग को क्या कहते हैं, खादर प्रदेश। अभी पढ़े हुए हैं हमने, चीज़ों को देखा हुआ है, स्टडी किया हुआ है, लेकिन होते क्या है ये भी पता होना चाहिए। भाबर प्रदेश किसे कहते हैं, जब किसी पर्वतीय क्षेत्र से नदी नीचे उतरती है, नीचे आती है तो क्या होता है भाई, अपने साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों से क्या करती है वो नदी, इसको नदी का कौन सा कहा जाता है, युवा नदी। यहाँ पर नदी क्या होती है, नदी की 3 अवस्थाएं पाई जाती है, युवा नदी, प्रौढ़ावस्था और यहाँ पर युवावस्था है। ऊपर से पर्वतों से निकलती युवावस्था में होती है, फिर प्रौढ़ावस्था में जाती है, और उसके बाद वृद्धावस्था में जाती है। यही एक आदमी के साथ होता है, जब बचपन में होता है तो वो युवावस्था है। प्रौढ़ावस्था आती है, जो सीख जाता है चीज़ों को, ज़िंदगी जीने लग जाता है, और उसके बाद उसकी एज ढलनी शुरू हो जाती है, बाल सफ़ेद हो गए, हाथ पैर हिलने लगे हैं, है ना, कलर बदलने लग गया है, भूलने लग गया है चीज़ों को, तो कौन सी अवस्था आ गई, वृद्धावस्था। वही सेम किस पे लागू होती है, नदी पे भी लागू होती है। नदी की युवावस्था होती है, जब जहाँ से नदी निकलती है वहीं से उसकी युवावस्था शुरू होती है। जब वो मैदान में प्रवेश कर जाती है तो उसके बाद क्या, उसकी प्रौढ़ावस्था चलती है, और जब वो अंत में जाकर के समुद्र में विलीन होने से पहले क्या करती है, वितरिकाओं में बट जाती है, तो उसकी कौन सी अवस्था होगी, वो वृद्धावस्था हो गई है। ठीक है। नदी जब ऊपर से निकलती है तो किसका निर्माण होता है, युवावस्था नदी का, युवावस्था नदी है ये। जब युवावस्था में नदी होती है तो क्या करती है, ज़्यादा उछल कूद करती है। जब आदमी युवा होता है ज़्यादा उछल कूद करता है ना, उसी प्रकार से जब नदी युवा होती है तो क्या करती है, सबसे ज़्यादा कटाव करती है।
कंकरों को, पत्थरों को तोड़ती है, बड़े बड़े पत्थरों को साथ में लुढ़का के लेके आती है। उनको जो आपस में टूटते हैं, टूटते टूटते किस में बन जाते हैं वो, सबसे पहले क्या होते हैं, वो बड़े बड़े ब्लॉक पत्थर होते हैं। जब नीचे लुढ़क जाते हैं तो आपस में टकराएंगे, क्या हो जाएगा, टूट जाएंगे। जब टूटेंगे तो किसका निर्माण होगा, छोटे पत्थरों का निर्माण होगा। छोटे पत्थरों के बाद किसका निर्माण, कंकड़ों का निर्माण होता है। जब वो कंकड़ घूमते रहते हैं, घूमते हुए लुढ़कते हुए आएंगे तो क्या होगा, वो गोलाश्रम बन जाएंगे। हम जो रेत लेके आते हैं मकान बनाने के लिए, उसके अंदर पत्थर निकल के आते हैं, उनको कोई बनाता थोड़ी, किसी फैक्ट्री में बनाकर उसमें डालते हैं। कहाँ से आते हैं, वो जल के द्वारा घर्षित हुए पत्थर है, वो जो लुढ़कते हुए क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो किसका निर्माण होता है, उन पत्थरों का निर्माण होता है। ठीक है, जिनको गोलाश्रम या गुटिका कहा जाता है। और वो जब ऊपर से नदी नीचे आती है तो क्या करती है भाई, ये गोल गोल पत्थर होते हैं, वो क्या होते हैं, डिपोजिट होने शुरू हो जाते हैं। मैदान में प्रवेश करते हैं नदी, ऊपर से जब नदी नीचे आती है ना तो गोलाश्रम के टुकड़े आते हैं। मैदान में प्रवेश करती है तो क्या करती है, उनको आगे ढो नहीं पाती। इक्वल मैदान इक्वल होते हैं, मैदान में प्रवेश करेगी तो क्या गई, उनको ढो नहीं पाएगी, आगे नहीं ले जा सकती है। तो क्या हो जाता है, वो उनको वहीं डिपॉजिट कर देती है। जैसे ही उनको वहाँ डिपॉजिट करेगी तो क्या होगा, ऊपर पत्थर हो गए हैं और नदी क्या करती है, उनके बीच का जो गैप होता है उसके अंदर से बहना शुरू कर देती है, जिसको क्या कहते हैं, हम भाबर का प्रदेश कहते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर नदी पर्वतों से निकलती है और पर्वतों के निचले हिस्से में आकर के पत्थरों को डिपॉजिट करती है, उसके अंदर से बहना शुरू कर देती है। तो क्या कहलाती है, ये गुम्फित नदी कहलाती है। इसको ब्रेडेड रिवर भी कहा जाता है। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है भी, 8 से 16 किलोमीटर। ये लगभग कितनी होती है, 8 से 16 किलोमीटर के अंदर पाई जाती है, जिनको क्या कहा जाता है, मयूरपंख आकृति बनाते हैं ये। ठीक है, ऐसे लगता है जैसे एक आकृति बनी हुई है, किसी ने इसको बनाया हुआ है, लेकिन कैसे बनती है, नेचुरल तरीके से बनती है। 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में होती है। ये क्या कहलाती है, भाबर प्रदेश कहलाता है। और तराई प्रदेश किसे कहते हैं, जैसे ही नदी जब नदी के सबसे बड़े भाग ऊपर होते हैं, पत्थर वाले छोटे छोटे नीचे, जब लास्ट में बजरी से भी छोटे आकार के या रेत के कण जितने जलोढ़ होते हैं, वो सबसे लास्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ही वो नीचे की तरफ आते हैं तो वहाँ नदी क्या करती है, दोबारा से बाहर निकल जाती है। दोबारा से क्या हो जाएगी, नदी वहाँ बाहर निकल जाएगी। उसको क्या कहेंगे, तराई प्रदेश कहेंगे। ये ऊपर का भाग कैसा हो गया है, सूखा हुआ दिखाई देता है, शुष्क दिखाई देता है, क्योंकि नदी क्या करती है, अंदर ही अंदर बहती है। और जब बाहर निकलती है तो क्या कहते हैं, इसको तराई प्रदेश कहा जाता है। और तराई जो प्रदेश है कितने किलोमीटर लगभग होता है, किसी भी नदी का तराई प्रदेश क्या है, 16 से 32 किलोमीटर। 16 से 32 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर तराई प्रदेश पाए जाते हैं। जैसे ही नदी बाहर निकलती है तो क्या होता है, जल आ जाता है, आर्द्र भूमि हो जाती है। वहाँ पर क्या, वनस्पति उगना शुरू हो जाती है। अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, कीट पतंगे पाए जाते हैं, और सर्पेटाइल्स जो होते हैं, रेंगने वाले कीड़े होते हैं, वो पाए जाते हैं। वनस्पतियाँ बड़ी होती रहती है। साथ में यहाँ पर ये जो भूमि है भाबर प्रदेश की, ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। और तराई जो प्रदेश है ये कृषि के लिए क्या है, उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ आर्द्रता है, और आर्द्रता जहाँ है वनस्पति वहाँ उगेगी। ठीक है, और आजकल ये कहाँ पाया जाता है, अभी देखो उत्तर प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है, उत्तराखंड के नीचे, नेपाल से इसके ऊपर देखते हैं तो क्या तराई प्रदेश, काफ़ी तराई प्रदेश पाए जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है, उपजाऊ मैदान पाया जाता है। यहाँ पर किसकी, चावल की और गेहूं की खेती की जाती है, और साथ में गन्ने की खेती भी की जाती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो पार्ट क्या कहलाता है अभी, बांगर प्रदेश कहलाता है। बांगर प्रदेश किसे कहते हैं, जैसे ही नदी ने ये काम किया, भाबर प्रदेश का निर्माण किया, उसको तराई प्रदेश का निर्माण किया। तराई प्रदेश के बाद किसका निर्माण आता है, बांगर प्रदेश का बारी आती है। बांगर प्रदेश से क्या अभिप्राय है, एक ऐसा प्रदेश जहाँ पर नदी के द्वारा क्या है, जलोढ़ काफ़ी मात्रा में डिपॉजिट कर दिया गया है, और वो प्रदेश क्या हो गया है, ऊंचा हो गया है। वो प्रदेश ऊंचा होने के बाद नदी क्या कर देती है, अपना मार्ग बदल लेती है। जब नदी ऊपर से नीचे आई और यहाँ पर अपना डिपॉजिट किया तो नदी क्या करेगी, इसको या तो इस साइड से चली जाएगी या फिर इस साइड से चली जाएगी, अपना मार्ग क्या कर लेगी, बदल लेगी। और ये भाग क्या है, ऊंचा बना रहता है, जिसको क्या कहते हैं, बांगर प्रदेश कहते हैं। इसके अंदर कैल्शियम की अधिकता होने की वजह से क्या होता है, कैल्शियम और पोटेशियम की अधिकता होने से क्या हो जाता है, इसके अंदर कंकरों का निर्माण हो जाता है। हमारे यहाँ भी काफ़ी, हमारा जो प्रदेश है ये वाला, कौन सा प्रदेश है ये, इसमें कंकर पाए जाते हैं। यहाँ रेत पाया जाता है, यहाँ कंकर पाए जाते हैं, यहाँ भी कंकर पाए जाते हैं। तो किसकी वजह से, पोटासियम और कैल्शियम की अधिकता की वजह से कंकरों का निर्माण होता है। इसको कौन सी भूमि कहते हैं, बांगर की भूमि इसको कहा जाता है। और ये इसको
इसमें कृषि सुधार की बहुत आवश्यकता होती है। जहाँ जहाँ कृषि सुधार ज़्यादा किए गए वहाँ पर क्या है, खेती आजकल अच्छी होने लगी है। जहाँ पर इसमें सुधार नहीं किया गया, आज भी भूमि कैसी है, वहाँ पर बंजर ही बनी हुई है। उसके बाद चौथा जो प्रदेश है वो क्या कहलाता है भाई, खादर प्रदेश है। खादर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश होता है जो सबसे नदी के सबसे लास्ट में पाया जाता है। सबसे लास्ट में नदी के कौन सा प्रदेश है, खादर प्रदेश पाया जाता है। और खादर प्रदेश की खासियत क्या है, यहाँ पर नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लेके आती है। बाढ़ लेके आएगी, नदी का जल विस्तृत हो जाएगा, नदी अपना डिपोजिशन करके जल सूख जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। इस मिट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं भाई, ह्यूम्स पाए जाते हैं, जिससे ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ये कहाँ, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार के क्षेत्रों में पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बागवानी की जाती है। और पश्चिमी बंगाल के अंदर तो इस तराई प्रदेश में 3 फसलें ली जाती है। किसकी, चावल की, जिसको क्या कहते हैं, अमन, ओसर और बोरा। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें ली जाती है, जिसको क्या कहते हैं, अमन, ओसर और बोरा कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4 हमारे क्या हो गए हैं, भौगोलिक प्रदेश हो गए हैं। कौन से प्रदेश है ये, भौगोलिक प्रदेश है। उससे पहले हमने क्या पढ़े थे, प्रादेशिक। पहले हमने प्रदेश के हिसाब से अध्ययन किया था कि कौन कौन सा हिमालय था, पंजाब, ये कौन सा था, ये मैदान कौन सा था, सिंधु का मैदान था, गंगा का मैदान है और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। और यहाँ उसके बाद क्या स्टडी कर रहे हैं हम, भौगोलिक प्रदेशों में। ये भौगोलिक वर्णन है इसका। और ये जो नदी है, ये नदी क्या करती है अभी, सबसे ज़्यादा लोड लेके आती है, तो सबसे ज़्यादा क्या करती है, ये डिपोजिशन भी सबसे ज़्यादा करती है। यहाँ पर वर्षा की अधिकता के कारण नमी ज़्यादा पाई जाती है। ज़्यादा नमी पाई जाएगी तो ज़्यादा वनस्पति पाई जाएगी, ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाएंगे, ज़्यादा जीव जंतु पाए जाएंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा वन अभयारण्य, जीव जंतु अभयारण्य कहाँ है, असम में पाए जाते हैं। स्टडी किया है। और यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे, दरियाई घोड़े, जो बड़े बड़े जानवर हैं, वो भी इस क्षेत्र में काफ़ी अवशेष उनके पाए गए हैं, क्योंकि ये भूमि हमेशा से क्या रही है, आर्द्र ही रही है। और इसकी आर्द्रता का कारण क्या है, अत्यधिक बरसात होना है। और यहाँ पर वनस्पति भी संघन पाई जाती है। यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसके अंदर 80% से कम वन आवरण हो। सभी क्षेत्रों में क्या है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे 82% है, यहाँ मेघालय में आते हैं तो 83% है, यहाँ जाएंगे असम के अंदर भी काफ़ी शायद 87% के लगभग यहाँ वन पाए जाते हैं। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर सब में क्या है, अत्यधिक बरसात की वजह से क्या पाए जाते हैं, वन अधिक पाए जाते हैं। इधर वनों की क्या पाई जाती है भाई, कमी देखी जाती है, क्योंकि वर्षा क्या होती है, यहाँ पर 15 से 25 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, कहीं कहीं छोटी मोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। इसको वनस्पति विहीन प्रदेश कहते हैं। ये अत्यधिक वनस्पति वाला प्रदेश कहलाता है। और यहाँ इसके कारण क्या है, अत्यधिक बरसात, जिसकी वजह से अत्यधिक नमी होती है। अत्यधिक नमी की वजह से क्या है, ज़्यादा वनस्पति उग पाती है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में वन किस कारण है, क्योंकि इसका एरिया लार्ज है और ज़्यादा एरिया में ज़्यादा वन इसलिए पाए जाते हैं। परसेंटेज की बात करेंगे तो किसकी बात आएगी, यहाँ पर पूर्वी हिमालय की बात आएगी। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेट है और फिर भी प्रतिशत क्या है इनका ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या है, एरिया लार्ज है। एरिया लार्ज है इसलिए क्या है, वन यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा और स्टडी करेंगे इसके बारे में, उसके बाद ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है राजस्थान का मैदान भी इसको कहते हैं। राजस्थान के मैदान को 2 भागों में बांट दिया जाता है, उत्तरी राजस्थान का मैदान और दक्षिणी राजस्थान का मैदान है। इसको कौन डिवाइड करता है, अरावली पर्वत डिवाइड करता है। ये जो नदियाँ, मौसमी यहाँ नदियाँ पाई जाती है, इन नदियों की खासियत क्या है भाई, इन नदियों में क्या खासियत है, एक तो मौसम के अनुसार बहती है और दूसरा किसका निर्माण करती है, ये पलाया झील का निर्माण करती है। पलाया एक झील होती है, जब वर्षा का जल आता है तो आसपास के जब क्षेत्रों से बहकर नदी आती है तो साथ में लवण लेके आती है। वो लवण क्या होता है, किसी एक खड्डे के रूप में किसी झील का निर्माण हो जाता है। कोई नीचा जो क्षेत्र है, मान लिया जाए कि यहाँ पर नीचा क्षेत्र है, इस प्रकार ये मैदान, यहाँ नदियाँ क्या करती है, अपना जल यहाँ इकट्ठा कर देगी, तो इसको क्या कहेंगे, पलाया झील कहेंगे। और पलाया झील की वजह से ही यहाँ पर डिडवाना है, सांबर है, ये काफ़ी झीलें पाई जाती है। आपने देखी होगी, नाम सुना है, ये सांबर नामक झील है,
जयपुर के पास एक डिडवाना झील है यहीं पर। ये किसकी वजह से इसका निर्माण हुआ है? नदियों की लवणता की वजह से। कोई नीचा क्षेत्र था, जल की अधिकता होने से वो बह के आता है, साथ में जमा हो जाता है। जब वो जल सूख जाता है तो किसका निर्माण करती है? वो सेलिनोज का निर्माण करती है। यहाँ पर बहुत से ऐसे जीव जंतु आते हैं जो उस भूमि को चाटते रहते हैं क्योंकि वो नमकीन हो जाती है। और यहाँ पर नमक भी इन्हीं झीलों के अंदर से निकाला जाता है क्योंकि परत इनके ऊपर जमती जाती है। प्रत्येक वर्ष क्या होती है, जल आता है, जल आया और लवणता उसके अंदर इकट्ठी हो गई है, सारी लवणता एक साथ इकट्ठी हो गई, वो जल सूख गया है, लवणता की मोटाई बढ़ गई है, दूसरे साल फिर वही काम होगा, तो परत दर परत क्या है, यहाँ पर नमक का निर्माण होता रहता है। इसीलिए सांबर है, डिडवाना है, इन झीलों में नमक निकाला जाता है। खारे पानी की झील कहते हैं इसको पलाया के नाम से जाना जाता है। और जब ये सूख जाती है तो किसका निर्माण हो जाता है? वो सेलिनोज का निर्माण, इसको सेलिनोज कहा जाता है। चिल्का जो झील है वो खारे पानी की झील है, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है? समुद्र का जल। क्योंकि समुद्र के जल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना, नमक की अधिकता पाई जाती है। और जब वो झील के अंदर एक दो तरह की सिस्टम होता है नदी के झीलों के अंदर, क्या होता है? एक इनलेट, एक आउटलेट। इनलेट जल का हमारी झील के अंदर आना और आउटलेट उससे बाहर जाना। तो कुछ नदियां ऐसी हैं जो जल को क्या करती है? इनलेट ही करती है, उसमें जल आता ही आता है, वो फिर वाष्पीकरण के द्वारा सूख जाता है। ये समुद्री लहरों के द्वारा होता है। लेकिन चिल्का झील क्या है भाई? एक ओपन झील है, तो वहाँ जल आता रहता है और जाता रहता है, समुद्र लहर आती रहती है, जाती रहती है, और जिसकी वजह से क्या है, ये खारे पानी की झील पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है? चिल्का झील ही है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? वुलर झील है, जो कहाँ पाई जाती है भाई? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। उसके पीछे उसका कारण क्या है वुलर झील का? ये वुलर झील यहाँ पाई जाती है कुपवाड़ा वास और बारामूला के बीच में पाई जाती है ये वुलर झील। यहाँ पर क्या है? ग्लेशियर पाए जाते हैं, ग्लेशियर से जब जल नीचे आता है तो इन झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, ये था भारत का उत्तरी विशाल मैदान और इस विशाल मैदान की विशेषताएं। इसका प्रादेशिक अध्ययन था, भौगोलिक अध्ययन हमने किया। अगर इसमें कोई समस्या है, कोई भी क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल से हम भारत की जलवायु का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।